गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने इन वीडियोस में लाइकेंस के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल, जिसमें हमने लाइकेंस की टाइप्स, उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके। और रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल टाइप के बॉडीज़ जो बनती हैं, सोरिडियम है या सिफेलोथोडियम है और इसीडियम है, इनके बारे में पढ़ा, इनके स्ट्रक्चर और उनके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। आज हम लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमें पता है कि लाइकेंस जो हैं वो एल्गी और फंजाई के मेल से बने हुए जीव हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसके जो फंगल कंपोनेंट है उसी के द्वारा संपन्न होता है। और जो एल्गी और फंजाई से मिलके लाइकेंस बनती हैं, तो फंजाई में भी ज़्यादातर लाइकेंस में जो फंजाई हैं वो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास से आती हैं, एस्कोमाइसिटीज़ क्लास की मेंबर होती हैं। तो इसलिए जो लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी एस्कोमाइसिटस फंगस के समान ही होता है। जैसा एस्कोमाइसिटस फंगस में पाया जाता है उसी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेंस में भी देखने को मिलता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो लाइकेंस में दो तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज स्पर्मोगोनिया एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज कार्पोगोनिया। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्पर्मोगोनियम एक फ्लास्क शेप की बॉडी होती है, इसकी फ्लास्क शेप की बॉडी बनाते हैं स्पर्मोगोनिया, और उसमें स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। फ्लास्क शेप की बॉडी में स्पर्मेशिया बनते हैं, कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन पे स्पर्मेशिया लगे हुए होते हैं। और ये जो स्पर्मेशिया होते हैं ये मेल गैमीट की तरह व्यवहार करते हैं। तो स्पर्मोगोनियम जो है वो जनरली कार्पोगोनियम के पास में ही डेवलप होता है, और जो कार्पोगोनियम है वो दो भागों में विभाजित होता है कि जो इसका जो बेसल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज एस्कोगोनियम। जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नोन एज एस्कोगोनियम। और ऊपर इस एस्कोगोनियम से एक इलोंगेटेड बीक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो ट्राइकोगाइन बेसिकली एक स्टिकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एस्कोगोनियम के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो एस्कोगोनियम तो थैलस में अंदर दबे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं एल्गल लेयर में। थैलस की जो एल्गल लेयर है उसमें एम्बेडेड रहते हैं। लेकिन जो ट्राइकोगाइन वाला पार्ट है, जो ट्राइकोगाइन है, वो थैलस के बाहर निकल जाती है, मतलब वो दैट ट्राइकोगाइन इज प्रोजेक्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ द थैलस। अब जो ये क्योंकि दोनों पास पास में डेवलप होते हैं, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट इज़ स्पर्मोगोनिया, उसमें जो स्पर्मेशिया बन रहे हैं वो जो स्पर्मेशिया है वो पास में पाई जाने वाली कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन जो है उस पे चिपक जाते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं तो वो पास पास में पाए जाते हैं, तो वो जो स्पर्मेशिया है, मेल गैमीट्स हैं, वो इस ऑस्टियोल के थ्रू निकल के और ट्राइकोगाइन पे चिपक जाते हैं। और धीरे धीरे ट्राइकोगाइन की वॉल और जो स्पर्मेशिया की वॉल है वो डिज़ोल्व होने लगती है, और जो स्पर्मेशिया का जो न्यूक्लियस है वो कार्पोगाइन में प्रवेश कर जाता है थ्रू ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन से होता हुआ वो नीचे एस्कोगोनियम तक पहुंच जाता है, और मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो जाते हैं विद इन दी एस्कोगोनियम। अब जो एस्कोगोनियम है, इसका जो बेस जो फर्टिलाइज हो गया है, उसके जो बेसल पार्ट है उससे कुछ
हाइफी प्रोड्यूस होते हैं, कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उससे निकलते हैं, और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो एस्कोगोनियम के फर्टिलाइज्ड पार्ट से डेवलप होते हैं, ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं एस्कोजीनस हाइफी। ये एस्कोजीनस हाइफी ब्रांच्ड होती हैं और ये एस्कोगोनियम की सतह से, मतलब बेसल पार्ट से ऊपर की तरफ प्रोट्रूडेड रहती हैं, ऊपर की तरफ निकलती हैं। जो इनकी टर्मिनल सेल है, जो इनकी टर्मिनल या टर्मिनल से नीचे वाली जो बाइन्यूक्लियर सेल है एस्कोजीनस हाइफा की, वो एक लंबे ट्यूबुलर एस्कस में बदल जाती है। तो जो ब्रांच्ड होते हैं एस्कोजीनस हाइफी होते हैं, एस्कोजीनस हाइफी की जो अंतिम सिरा है, अंतिम सेल है या उसके अंतिम से पहले वाली सेल है, वो स्वॉलन होके थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसको हम एस्कस कहते हैं। और जो एस्कस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। अब एस्कस में ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद में माइटोसिस होता है। माइटोटिकली वो डिवाइड करते हैं और एस्कस के अंदर 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं, जो कि 8 एस्कोस्पोर में बदल जाती हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज फंगस में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। अब ये जो एस्कस हैं, एसआई हैं, ये अपने चारों तरफ एक पैराफाइसिस, जो वेजिटेटिव फिलामेंट्स होते हैं फंजाई के और एल्गी के, उनसे मिलके ये चारों तरफ से कवर हो जाती है। और कवर ये मतलब इसको एस्काई को चारों तरफ से पैराफाइसिस कवर कर लेते हैं, और ये पैराफाइसिस बीच में एस्कस के साथ में एक अलग तरीके का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, लाइकेन की फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें कि स्पोर्स लगे हुए होंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो भी इसमें फंजाई होती हैं उसके हिसाब से ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एक चपटे प्लेट नुमा रचना की भी हो सकती है, जिसे हम एपोथीशियम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पार्मेलिया है या एनेप्टिचिया लाइकेन है, उसमें ये फ्रूटिंग बॉडी एपोथीशियम के रूप में पाई जाती है, चपटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। और अगर ये फ्लास्क लाइक के स्ट्रक्चर में डेवलप होती है कि जो एस्कस हैं वो चारों तरफ से पैराफाइसिस उसको ऐसे घड़े नुमा रचना में बदल दें, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को पेरिथीशियम कहा जाता है, जो कि डर्मेटोकार्पॉन में पाई जाती है। अब जो एस्कोस्पोर्स हैं उनका जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। ये ग्रीनिश और ब्राउन कलर के हो सकते हैं। ये धीरे धीरे एस्कस में से बाहर आ जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, और ये एस्कोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेशन के बाद में हाइफा बनाते हैं, एक फिलामेंट बनाते हैं। और जब ये फिलामेंट मतलब फंजाई का फिलामेंट बनाते हैं, और जब ये फिलामेंट या माइसीलियम जो है वो किसी सूटेबल एल्गी के कांटेक्ट में आता है, तो ये फिर से एक नया थैलस का निर्माण कर लेता है, नए लाइकेन के थैलस का निर्माण कर लेता है एल्गी के साथ में जुड़ के। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइकेन में एपोथीशिया का निर्माण होता है, पेरिथीशिया का निर्माण हो सकता है आफ्टर एस्कस फॉर्मेशन। एस्कस फॉर्मेशन होती है, एस्कोमाइसिटीज फंगस है, वो स्पोर्स का निर्माण करती है, जो चारों तरफ से वेजिटेटिवली कवर्ड रहते हैं पैराफाइसिस से। और ये पैराफाइसिस अगर प्लेट नुमा रचना में फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं तो उसको एपोथीशिया कहा जाता है। अगर ये फ्लास्क नुमा रचना में फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं तो उसे पेरिथीशिया कहा जाता है। तो ये तो हमने इस तरीके से लाइकेन की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से लाइकेन एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। अब लाइकेन्स क्योंकि बहुत एक वंडरफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक स्पेशल क्रीचर्स हैं नेचर के, और
ये इनका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व भी है। ये हमें ये मतलब एक तरीके से सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, फ्लेवर्स, स्टेन्स, इनका ये अच्छा सोर्स होते हैं। तो लाइकेंस जो हैं वो इकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी भी बेयर रॉक पे, किसी भी रॉकी सरफेस पे जब वेजिटेशन का डेवलपमेंट शुरू होता है तो ये लाइकेंस भी, और इसमें भी स्पेशली क्रिस्टोस लाइकेंस जो हैं वो किसी भी रॉकी हैबिटेट को कॉलोनाइज करती हैं, सबसे पहले वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती हैं। तो ये पायोनियर प्लांट कम्युनिटी भी कहलाती है। दीज आर पायोनियर्स इन इकोलॉजिकल succession, and the lichens they are a good indicator of air pollution. कुछ इनकी और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे दुनिया के कई देशों में लाइकेंस को एक फूड के रूप में भी खाया जाता है। कुछ इसकी स्पेशल वैरायटीज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं लाइकेंस की, जैसे बारमेलिया है या सिट्रेरिया है, लेकेनोरा है। ये एक बहुत अच्छा भोजन का स्रोत बनती है। कई कोस्टल जो कंट्रीज़ हैं हमारे, जापान वगैरह, यहाँ पे खाने के काम में लिया जाता है। कुछ जो लाइकेंस हैं वो कई ऑर्गेनिजम्स के माइट्स, ये जैसे स्नेल्स हैं, कैटरपिलर हैं, टर्माइट्स हैं, इनके भी भोजन के रूप में उपयोग में आती हैं। तो लाइकेंस की बहुत एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल पदार्थ पाया जाता है जिसे लाइकेनिन कहते हैं। तो लाइकेनिन इसको मतलब स्वाद देता है, और जैसे जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे रेंडियर मॉस, जो कि एक लाइकेन है बेसिकली, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ये रेंडियर मॉस जो है वो एक कॉमन फूड है टुंड्रा रीजन में एनिमल्स के लिए, रेंडियर मॉस, बट इट्स नेम इज़ मॉस बट इट इज़ अ लाइकेन। तो एक तो फूड के रूप में इसकी वैल्यू है, कई बार इसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी वजह से ये मेडिसिन में भी काम में आती है, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, जैसे फीवर में है या इसमें ट्यूबरकुलोसिस में, लंग्स डिजीज़ में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनती है कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो लाइकेंस जो हैं वो उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। कुछ लाइकेंस जो हैं वो कलर करने के काम में आती है, डाई की जैसे काम में ली जाती हैं। जैसे जो टैनिन इंडस्ट्री है, जो लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें भी ये टैनिंग के काम में भी आती हैं, जैसे लेबरेरिया और सिट्रेरिया लाइकेंस जो हैं वो टैनिंग एजेंट भी हैं। और कई जैसे लिटमस जो हम कहते हैं ना, लिटमस होता है एक लिटमस पेपर जो होता है, जो एसिड बेस इंडिकेटर है, वो भी एक लाइकेन से ही प्राप्त होता है, जिसे रोसेला मॉन्टेग्नी या लेसेलिया पस्चुलेटा, इन लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर होता है। लाइकेंस का यूज़ कॉस्मेटिक और परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज़ में भी है। ये कुछ जो एंटीसेप्टिक क्रीम है उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के जैसे काम में आता है। और इसके अलावा लाइकेंस जो हैं वो कल्चर मीडिया के रूप में ग्रो किया जाता है, फंजाई और बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया के रूप में भी इसकी उपयोगिता है, जो लैब में कार्य होता है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि ये पायनियर प्लांट्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, और कुछ इसकी फूड और मेडिसिनल वैल्यू भी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइकेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज़म है, जो कि एल्गी और फंजाई के मेल से बने हुए ऑर्गेनिज़म्स हैं, और इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकली भी, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।